बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज से आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश यादव है और मैं अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। तो आज से आप लोगों को बीए वन के जो पेपर सेकंड है, भारत की आर्थिक समस्याएं, इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उस पेपर की शुरुआत आज से हम लोग करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जब आज़ादी मिली 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। वो समस्याएं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कई प्रकार की समस्याएं थीं। लेकिन उन सब के मूल में जो था कि हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे हो, अर्थात हम किन रास्तों पर चलें जिससे कि जो हमारे सामने जो आर्थिक चुनौतियां इस समय विद्यमान हैं, उन चुनौतियों को हम उनसे अच्छे से निपट पाएँ। तो मूल रूप से हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी भारतीय राष्ट्र के प्रति, भारत के उद्योगों के प्रति, भारतीय कृषि के प्रति, वो बिल्कुल शोषणकारी रही और ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए हर तरीके से, कई प्रकारों से अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। और इस अर्थव्यवस्था को नष्ट करके उन लोगों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा हद तक विकसित किया। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ, वो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसने एक बहुत बड़ा उसके पीछे एक कारण है कि जितने भी उसके उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों का शोषण करके ही ब्रिटेन का विकास, आर्थिक विकास संभव हो सका। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को छोड़ा, तो वो हमारे पास, हमारे हाथों में एक बहुत ही निर्धन राष्ट्र, एक बहुत ही लाचार, एक बहुत ही असहाय राष्ट्र हमारे सामने छोड़ गए थे। और हमारे नीति नियंताओं के सामने एक बड़ी समस्या थी कि जो भारत की जो आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो इसी के तहत आप देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का एक दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण अपनाया गया। तो आज इस पेपर के विषय में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ। तो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएं विकासशील अवस्था में होती हैं, और बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में अल्प विकास के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम कोशिश करेंगे ऐसे बिंदुओं के बारे में बात करने की, जिसके अंतर्गत हम इस बात का परीक्षण करेंगे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकास के लक्षण मौजूद हैं। तो मूल रूप से कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस बात का मूल्यांकन करेंगे। तो जैसा कि अल्प विकास अपने में एक शब्द है, अर्थात जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, तो इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि जो अल्प विकास की परिभाषा है वह एक सापेक्षिक अवधारणा है। तो सापेक्षिक अवधारणा के अंतर्गत हम विभिन्न मानकों का, विभिन्न पैरामीटर्स का दुनिया के जो अन्य देश हैं उन देशों से उन पैरामीटर्स के आधार पर तुलना करते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारा देश या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कितना पीछे या कितना आगे है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत है, वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो ये एक इसकी अल्प विकास का एक सबसे बड़ा एक लक्षण यही होता है कि जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं, वो उनमें जो है कृषि क्षेत्र की प्रधानता बहुत अधिक होती है, अर्थात लोगों की कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक होती है। अब अगर पिछले 70 वर्षों में, 75 वर्षों में हम भारत में के कृषि क्षेत्र में होने वाले मूलभूत परिवर्तनों की बात करें, तो हम यह देखते हैं कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% हिस्सा अभी भी कृषि के क्षेत्र में संलग्न है। तो इसका मतलब यह है कि लगभग आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। और आजकल आप लोग खबरों में देख रहे होंगे कि कृषि एक बहुत ही प्रधान मुद्दा बन के उभरा है, क्योंकि एग्री रिफॉर्म्स जो हुए हैं हाल ही में, केंद्र सरकार ने जो कुछ बिल पास किए हैं पार्लियामेंट में, उसको लेकर बहुत सारे चर्चाएं अभी चल रही हैं। हालांकि वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। तो हम ऐसे में देखते हैं, ये आंकड़ा जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आधे से अधिक आबादी के लिए आजीविका का एक प्रकार का यह साधन है। लेकिन
इसके साथ साथ एक और इसमें एक विरोधाभासी प्रवृत्ति दिखती है कि देश की जीडीपी में जो इसका योगदान है वह मात्र 17.5% है। और यह जो डेटा है वो 2015-16 का है। अर्थात जीडीपी जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का हिस्सा 17.5% है। तो यहाँ पर एक जो बात उभर के सामने यह आती है कि एक तो कृषि के ऊपर, कृषि पर भार बहुत अधिक है, अर्थात जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है या जो जीडीपी है उसमें जो इसका योगदान है वह कम है। अब अगर हम जो विभिन्न प्रकार के मत हैं, जो ऐसे कुछ मत दिए गए हैं जो कि जिसको हम आर्थिक विकास के संदर्भ में देखते हैं, तो जो आर्थिक विकास को परिभाषित करने का जो पैमाना है उसमें सबसे पहले पैरामीटर्स को यही रखा जाता है कि जैसे जैसे किसी राष्ट्र में उन्नति होती है या उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस या आर्थिक विकास होता है, तो उस राष्ट्र की जीडीपी में कृषि का जो योगदान होता है, जो कृषि का जो अंश होता है, उसमें लगातार कमी होती है और सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि होती है। तो इस बात को तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक समय के साथ कृषि में अब तो कुल अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तो घटता गया, लेकिन जो कुल श्रम शक्ति जो निर्भर थी अपनी आजीविका के लिए उस कृषि क्षेत्र में, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। मतलब उससे आधे से भी अधिक आबादी उसी पर निर्भर है। इस वजह से कृषि में एक पिछड़ेपन की अवस्था पाई जाती है, एक पिछड़ेपन की प्रकृति पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। भारत जैसे विकासशील देश की या अल्प विकसित देश की दूसरी सबसे दूसरा जो एक लक्षण है वो है इसके प्रति व्यक्ति आय का बहुत कम होना। तो प्रति व्यक्ति आय की जब हम बात करते हैं तो हमें इसको प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में यदि हम कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। अर्थात यह एक प्रकार का औसत है और इस औसत के माध्यम से हम दुनिया के जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके साथ तुलना करके यह बता सकते हैं कि किसी देश की जो राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति आय है दूसरे राष्ट्र की तुलना में कितनी कम है। और इसके लिए जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ या यूएनडीपी हुआ, उन लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसके माध्यम से वो इकोनॉमीज़ को, अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हैं, कौन सी विकासशील अवस्था में हैं, कौन सी अल्प विकसित हैं। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है। तो अगर हम भारत के विषय में बात करें तो जो देश के जो विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी तुलना में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सापेक्षिक रूप से बहुत ही कम है। तो इसी से जस्ट जुड़ा हुआ अगला पॉइंट भी है कि इसी वजह से भारत में या भारत जैसे अल्प विकसित देश में जो गरीबी या निर्धनता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना। ये इसका एक प्रमुख लक्षण है कि गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और निर्धनता भी बहुत अधिक होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि जो योजना आयोग था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, जो सबसे लेटेस्ट अब तक का जो सर्वे है, आंकड़ा उपलब्ध है, वो योजना आयोग का है जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है, जिसके स्थान पर अब नीति आयोग काम कर रहा है। तो योजना आयोग के आकलन के अनुसार इस देश की लगभग 21.9% या हम इसे 22% मान सकते हैं, 22% जनसंख्या जो है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और यह जो आंकड़े दिए गए थे वो 2011-12 के लिए थे। तो इन आंकड़ों को लेकर भी बहुत सारे विवाद हुए अर्थशास्त्रियों के बीच में। तो इन सभी विवादों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने एक रंगराजन समिति, सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और इस समिति का काम था कि यह कोई ऐसी मेथडोलॉजी, ऐसा कोई फॉर्मूला विकसित करे जिसके माध्यम से हम भारत में जो निर्धन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सही संख्या को ज्ञात कर सकें। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। एक संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो आपने अगर उसका नाम सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनके लिए एक वो सापेक्षिक एक लिस्ट तैयार करता है, जिसमें के माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन से राष्ट्र में मानव विकास
अधिक हो रहा है या किस राष्ट्र में मानव विकास बहुत कम है, उसके अंतर्गत तीन आयाम लिए जाते हैं। तो हालांकि वह इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, आगे जब आएगा तो हम उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे जब हम आपको गरीबी पढ़ाएंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा यूएनडीपी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी उसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कहते हैं। तो उसके अनुसार इस देश में लगभग 27.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि अच्छा भारत में गरीबी है क्यों, तो अभी सतही स्तर पर, क्योंकि आपके इस पेपर में गरीबी एक अलग से टॉपिक है जिसको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि इन सब के बीच एक जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, जो सैद्धांतिक इसका जो इसका परिप्रेक्ष्य है, वह यह है कि जो ऐसे देश होते हैं, जो अल्प विकसित देश होते हैं, वह निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। तो निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ यह होता है कि ऐसे देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह इतनी निम्न होती है जो कि देश को मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों तरीकों से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, तो उस देश की जो उस देश में जो मांग है वो मांग भी कम होगी, और मांग कम होने के कारण जो निवेश की मात्रा होगी, निवेश की मात्रा भी कम होगी, और इस कम निवेश के कारण जो उत्पादकता होगी वह निम्न होगी, और निम्न उत्पादकता के कारण फिर से जो प्रति व्यक्ति आय है, क्योंकि आर्थिक विकास होगा नहीं, तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न स्तर पर बने रहेगी, अर्थात एक अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंसी हुई रह रही है। इसी प्रकार अगर हम इसके पूर्ति पक्ष की बात करें, तो निम्न प्रति व्यक्ति आय होने के कारण जो लोगों की जो बचत होती है वो कम होगी, और उस बचत के कम होने से ही विनियोग कम होगा, और जब विनियोग कम होगा तो उत्पादन कम होगा, जिसकी वजह से उस राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है वह प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो ये एक इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है गरीबी को समझने का। तो इसके बारे में अभी हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी, अगर संख्या के हिसाब से देखें तो अगर आप 21.9% भी निकालें कुल जनसंख्या का, या 29.5% भी निकालें, तो वो संख्या जो आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। भारत में सबसे जो बड़ी समस्या जो उभर के सामने आई है, जिसे हाल ही में आपने महसूस भी किया होगा कि कोरोना काल के दौरान जो जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनकी वापसी बहुत ज़्यादा हुई, अर्थात ऐसे राज्यों में जहां वो काम की तलाश में गए थे, तो वहाँ पर उनका रोजगार छिन जाने के कारण वो अपने गृह राज्यों की तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में वापस आ रहे थे। तो इसके पीछे जो मूल कारण था वह कहा गया कि इस देश में आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा है। तो आर्थिक विषमता का अर्थ यही होता है कि उसको हम कई सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, उसको हम कई वर्गीकरण ले सकते हैं। अगर हम उसको मान के चलें कि भाई व्यक्तियों के आधार पर लें, तो व्यक्तियों के आधार पर अगर हम लें तो हम देखते हैं कि बहुत से जो इस समाज का एक वर्ग है जिसके पास संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो राष्ट्रीय आय में जो जो कुल संपत्ति है इस देश की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। और एक बहुत बड़ी आबादी है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जिनके पास कुल संपत्ति का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई संपत्ति ही नहीं है। तो इसी संदर्भ में एक संस्था है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, जो कि पूरे विश्व में आर्थिक विषमता को मापने के लिए लगातार शोध इत्यादि करती रहती है और अपनी रिपोर्ट्स हर साल प्रकाशित करती है। तो उसकी जो हालिया रिपोर्ट है वह यह बताती है कि भारत में 10% लोग जो हैं, जो उच्च आय वाले जो 10% लोग हैं, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का लगभग 77% हिस्सा है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इस देश में असमानता कितनी ज़्यादा है। वही रिपोर्ट एक और बहुत प्रमुख बिंदु की तरफ इशारा करती है, जो कहती है कि अगर किसी ग्रामीण मजदूर को किसी प्रतिष्ठित गारमेंट कंपनी के जो उच्चतम भुगतान प्राप्त करने वाला कर्मचारी, अगर उसको उसके बराबर वेतन प्राप्त करने में जो समय लगेगा, तो वह समय लगभग 941 वर्ष का रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों से आप इसकी भयावहता को समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, उस लॉकडाउन में जो माइग्रेशन हुआ वो अधिक से अधिक यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग थे, जो कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, आर्थिक विषमता के कारण
ऐसे राज्यों में गए थे। तो एक तो राज्य के अंदर ही आर्थिक विषमता है कि राज्य के कुछ लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए, बाकी जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या होगी वो जो है गरीब रहेगी। और इसको अगर और हम व्यापक रूप से देखें तो इसमें रीजनल इम्बैलेंस को भी शामिल कर सकते हैं, अर्थात जो भारत के अगर हम राज्य जो भौगोलिक जो विस्तार है उसको हम ध्यान में रखें तो देखते हैं कि जो बहुत सारे राष्ट्र हैं, सॉरी, जो बहुत सारे जो राज्य हैं उनका विकास बहुत तेज़ी से हुआ, जबकि बहुत सारे राज्य उस गति से विकास नहीं कर पाए। इसकी वजह से जो पिछड़े हुए राज्य जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की हम बात कर रहे हैं, ऐसे राज्यों में रोजगार का सृजन नहीं हो पाया। और ऐसे राज्य जो बहुत तेज़ी से विकसित कर रहे थे, जैसे महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, तो वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक थीं, अर्थात उनका आर्थिक विकास बहुत अधिक हुआ। इसके कारण भी यह जो प्रवसन की समस्या है यह पैदा हुई। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक विषमता अब भी बहुत विद्यमान है, जबकि हाल के आंकड़े यह बताते हैं कि यह जो आर्थिक विषमता है यह धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अर्थात जो हम जिस तरीके से हम आर्थिक नीतियों को लागू कर रहे हैं, उन आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप हम उस आर्थिक विषमता को कम नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जो इस समाज का धनाढ्य वर्ग है वो बहुत तेज़ी से धनाढ्य होता जा रहा है, और एक जो वर्ग है वो उसके जीवन स्तर में, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है। इन सभी बातों के बीच हम एक और कारण को परिलक्षित कर सकते हैं जिसको हम मान सकते हैं जनसंख्या का कारक। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जनसंख्या भारत की बहुत अधिक है, और इसकी जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। जनसंख्या भी आपके इस पेपर में एक अलग टॉपिक है, तो जनसंख्या से संबंधित उसके आंकड़े, बाकी सारी चीज़ें मैं तब डिस्कस करूंगा। और अभी इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको बस इतना जानने की आवश्यकता है कि भारत में जो स्थिति है वो जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। वही जनाधिक्य क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ हमने देखा कि जो भारत की बर्थ रेट थी और डेथ रेट थी वो भी बहुत उच्चतम थी, लेकिन समय के साथ कुछ सुविधाओं के, मेडिकल सुविधाओं के विकास होने के कारण जो डेथ रेट है वो बहुत तेज़ी से कम हुई। तो डेथ रेट कम हो गई, और जो बर्थ रेट थी, बर्थ रेट का ऊंचा रहने के बहुत सारे कारण हैं। तो उन कारणों के वजह से बर्थ रेट में बहुत खास गिरावट नहीं आई, जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। तो जब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा होती है, जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है, तो जो देश है उस देश के संसाधनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। अर्थात जो प्रति व्यक्ति जो संसाधन की उपलब्धता है उसमें कमी आती है, जिसकी वजह से उस राष्ट्र का जो समूचा आर्थिक विकास है या समूचा जो आर्थिक तंत्र है वो चरमरा जाता है। हालांकि इसको हम दूसरे संदर्भ में भी देख सकते हैं, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, जैसे कि हम जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, है ना, तो जिसको जनांकी लाभांश कहते हैं, तो उसकी भी बात कही जा रही है। क्योंकि हमारे पास जनसंख्या नो डाउट बहुत अधिक है, लेकिन उस जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा वो यंग है, वो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसे लोगों को शिक्षा और कौशल विकास प्रोग्राम के माध्यम से अगर हम उन्हें एक ह्यूमन रिसोर्स में परिवर्तित कर पाएँ, मानव संसाधन में परिवर्तित कर पाएँ, तो उस जो जो बड़ी जनसंख्या है, वो जनसंख्या आधिक्य का, वो जन आधिक्य का हम फायदा अपने आर्थिक विकास में ले सकते हैं। इसके अलावा जो भारत की जो सबसे मूल समस्या है वह बेरोजगारी है। आजकल बेरोजगारी भी अखबारों में, न्यूज़ में, टीवी चैनल्स पे सभी जगह आप देख रहे होंगे, बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत व्यापक हो गई है। खासतौर से कोरोना काल में हम जिन भी बातों के बारे में, जैसे बेरोजगारी हुआ, गरीबी हुआ, तो इन बातों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो यह हम ध्यान में रखना चाहिए कि ये हम कोरोना से पहले की बात कर रहे हैं। अभी कोरोना के कारण खास तौर से ऐसा माना जा रहा है कि गरीबी की जो जो गरीबी का प्रतिशत है, अर्थात गरीबों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने वाली है। और बेरोजगारी, जैसा कि अभी माना जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ लोग इसी कोरोना काल में ही बेरोजगार हो गए। तो जब ये बेरोजगारी का अलग से चैप्टर में आपको जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और कैसे उसे मापा जाता है, उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, और अभी सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो कोरोना जो है, एक कोविड-19 ने एक नई चुनौती पेश की है, जिसने कि हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही गहरे से प्रभावित किया है। तो बेरोजगारी भारत की एक सदियों से बहुत बड़ी समस्या रही, जिसे हम सुलझाने में लगभग नाकामयाब हुए हैं।
और पर्याप्त रूप से जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से शायद हम रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो भारत की मूल समस्या है वह पूंजी की कमी। किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह पूंजी निर्माण कितना करता है, अर्थात पूंजी निर्माण करने के लिए उस राष्ट्र की जो बचत की दर है वो अधिक होनी चाहिए। तो बचत की दर अधिक होने के लिए सबसे जो प्राथमिक शर्त है, वो प्राथमिक शर्त यह है कि आपकी जो प्रति व्यक्ति आय हो या राष्ट्रीय आय हो वो बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपकी बचत अधिक होगी। लेकिन भारत जैसे, या भारत की जब हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय बहुत कम है। इसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। तो प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण जो यह देश हैं, भारत जैसे देश हैं, इनकी जो बचत दर होती है वह बहुत कम होती है। और जब बचत दर आपकी कम होगी तो आप पूंजी निर्माण करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से पूंजी निर्माण की दर में भी कमी आएगी। और पूंजी निर्माण ही वह एक कारक है जिसके माध्यम से हम निवेश करके हम अर्थव्यवस्था में समृद्धि ला सकते हैं, लोगों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन ला सकते हैं, अपने अधोसंरचना जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। अर्थात पूंजी की उपलब्धता इन सब बातों को सुनिश्चित करती है कोई राष्ट्र कितना विकास करेगा, कोई राष्ट्र कितनी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आंकड़े कुछ पुराने हैं। जैसे उदाहरण के 2015-16 की हम बात करें तो कुल जीडीपी का जो पूंजी निर्माण था वह लगभग 29.3% था। और 2016-17 में यह जो आंकड़ा था, यह जो प्रतिशत था वह गिरकर जीडीपी का 26.6% हो गया। एक यह बात है कि पिछले 5-6 सालों में जो पूंजी निर्माण की दर है उस पूंजी निर्माण की दर में भी कमी आई है, जो कि एक बहुत बड़ा कारक है किसी भी राष्ट्र के विकासशील होने का या अल्प विकसित होने का। एक और सबसे प्रमुख समस्या भारत की है कि भारत में जो आधारभूत संरचना है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वह अपर्याप्त है। तो अगर हम आधारभूत संरचना जैसे हम रोड, बिजली, यातायात, बैंकिंग व्यवस्था, प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधाओं की बात करें, इसको भी हम कई अलग अलग तरीक़ों से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर हम आधारभूत संरचना की बात करें तो पाते हैं कि भारत में आधारभूत संरचना का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। तो आधारभूत संरचना का पर्याप्त रूप से विकास नहीं होने के कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादकता होती है, वह बहुत निम्न स्तर की होती है, जिसकी वजह से राष्ट्र का विकास नहीं होता। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और विशेष लक्षण है कि भारत में जो श्रमिक है, जो श्रम है, वह स्किल्ड नहीं है, उसके अंदर कोई कौशल नहीं है जिससे कि वो अपने स्तर पर कुछ बना सके या अपने स्तर पर कुछ विकसित कर सके। उसके अंदर एक तकनीकी ज्ञान की कमी है। हालांकि आज़ादी के बाद अगर हम तुलना करें तो पाते हैं कि तकनीकी ज्ञान में या तकनीकी प्रविधियों में बहुत परिवर्तन तो आया है, लेकिन यह परिवर्तन उतना ज़्यादा नहीं है कि भारत जैसे राष्ट्रों में जो मूलभूत आर्थिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर सके। और सबसे जो आखिरी कारण है, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण है कि भारत में जो उद्यमशीलता है, उद्यमशीलता का अभाव है। जैसा कि जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, जब कई सिद्धांत पढ़ेंगे तो एक शुम्पेटर महोदय आएंगे, उनका एक सिद्धांत था। तो अपने सिद्धांत में वो बात करते हैं कि जो उद्यमी होता है वह नवप्रवर्तक होता है, वह इनोवेटिव होता है, अर्थात वह नई नई चीज़ों का प्रयोग करता है, वो नए उत्पादों का, नए उत्पादन के विधियों का इत्यादि का वो आविष्कार करता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में सतत रूप से विकास होता रहता है। तो भारत जैसे देश जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर उद्यमशीलता का बहुत अभाव पाया जाता है। तो ये सभी कारक जो भी हमने डिस्कस किए, इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी अल्प विकास के लक्षण मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था 1947 में थी हम उसी स्तर पे हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं यह जो परिवर्तन है वह पर्याप्त नहीं है जिससे कि हम अपने देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम हो सकें। तो इस तरीके से आज की यह क्लास आपकी समाप्त होती है। अगले लेक्चर के साथ मैं जल्द ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।